हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का टॉपिक। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो मैक्सिमम टाइम्स जो हैं वो रिपीट होते हैं। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का आज हम कवर करेंगे, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें कोरिलेशन की, तो कोरिलेशन हमें क्या बताता है? कोरिलेशन हमें बताता है डायरेक्शन। कोरिलेशन हमें किस चीज के बारे में बताता है? डायरेक्शन के बारे में बताता है। किसी भी दो रिलेटेड वेरिएबल हो और चाहे वो नॉन रिलेटेड वेरिएबल हो, चाहे वो रिलेटेड वेरिएबल हो चाहे वो नॉन रिलेटेड वेरिएबल हो, उनके बीच में क्या डायरेक्शन है इसके बारे में बताता है। कोज और इफेक्ट के बारे में नहीं बताता है। ये ध्यान रखना कि एक्स की वजह से y हुआ या y की वजह से x हुआ, ये नहीं बताता है। सिर्फ इनके बीच में क्या बताता है? डिग्री ऑफ रिलेशन की, डायरेक्शन ऑफ रिलेशन की डायरेक्शन क्या है कि x अगर इंक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज हो रहा है, और x अगर डिक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है, और वाइस वर्सा हम कुछ भी कह सकते हैं। सो इट टेल्स जस्ट अबाउट द डिग्री ऑफ कोरिलेशन, नॉट अबाउट दी, ये क्या हो गया, नॉट अबाउट दी cause and effect. ओके, सो कोरिलेशन किसी भी दो वेरिएबल में हमें क्या सजेस्ट करता है? ये सिंपल सी चीज सजेस्ट करता है कि इनके बीच में क्या है, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप। कि इनके बीच में क्या एग्जिस्ट करता है? इनके बीच में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमें कोज या इफेक्ट के बारे में बताता है। ध्यान रखना कि ये कोज और इफेक्ट के बारे में कोरिलेशन नहीं बताता है, सिर्फ डिग्री और इंटेंसिटी के बारे में बताता है। ये क्वेश्चन जो है वो आ भी चुका है और आगे भी आ सकता है। इट जस्ट टेल अबाउट द डिग्री एंड इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। हिंदी में भी मैंने बता दिया है कि दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशन है, उस चीज को क्या डायरेक्शन है उनकी, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये चीजें बताता है। ये नहीं बताएगा कि प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड बढ़ रही है। ये नहीं बता रहा है कि किस चीज के इंक्रीज होने से क्या चीज हो रही है। जैसे अगर हम कहें कि सलमान खान की शादी और इन्फ्लेशन, की सलमान खान की शादी नहीं हो रही क्योंकि इन्फ्लेशन है, तो ये एक डायरेक्शन बता दी कि दोनों के बीच में क्या है, एक पॉजिटिव रिलेशन है, कि इसकी शादी का ना होना और इन्फ्लेशन का होना। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। बट ये नहीं बता रहा कि इस वजह से ये इसका कोज है या इसका इफेक्ट है। जस्ट एन एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल है सिंपल सा। ठीक है, अब अगर हम टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की बात करें कि कितने टाइप के पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो इनके रिलेशनशिप के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये तीन कैटेगरी में जो है वो डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन की। दूसरी कैटेगरी क्या है? लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन की। और तीसरी कैटेगरी क्या है? लीनियर या नॉन लीनियर कोरिलेशन। और तीसरी कैटेगरी क्या है? सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। ओके, तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करें, अगर हम सबसे पहले पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करें, तो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है कि दो वेरिएबल जो हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कि मान लो कि x भी इंक्रीज हो रहा है और y भी इंक्रीज हो रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वो क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन है। और नेगेटिव की अगर हम बात करें, तो दो वेरिएबल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कि x तो इंक्रीज हो रहा है और y क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एक x वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और y वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन है। अब लीनियर कोरिलेशन का क्या मतलब है? लीनियर कोरिलेशन का सिंपल सा मतलब है कि जो रेशियो ऑफ चेंज है ना दो वेरिएबल के बीच में, वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। मान लो कि x जो है वो 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 ऐसे इंक्रीज हो रहा है, और जो y है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है? 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65। तो दोनों एक कांस्टेंट रेट से जो है इंक्रीज हो रहे हैं। दोनों वेरिएबल लीनियरली कोरिलेटेड हैं, कि ये 10-10 से इंक्रीज हो रहा है, ये 5-5 से इंक्रीज हो रहा है, तो लीनियर है ये। लेकिन अगर हम वही नॉन लीनियर की बात करें, तो नॉन लीनियर में कैसा होगा कि जो लीनियर के जस्ट अपोजिट है, कि दोनों का जो रेशियो है ना दो वेरिएबल का, वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो 50 से ये 55 हुआ, 55 से 60 हुआ x वेरिएबल। और वहीं अगर हम y वेरिएबल की बात करें, तो मान लो कि ये 12 था, 12 से कितना हो गया? 17, 17 से एकदम कितना हो गया? 30 हो गया, 30 से एकदम कितना हो गया?
40 हो गया, 40 से एकदम कितना हो गया 45 हो गया, तो इनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। यही होता है ना लीनियर रिलेशनशिप, इसे हम लीनियर कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, नॉन लीनियर। अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो यही जो है लीनियर और नॉन लीनियर है, जिसे हम हाँ ठीक है, लीनियर और कर्वी लीनियर भी कहते हैं हम इसे। नॉन लीनियर कोरिलेशन जो होते हैं उसे हम कर्वी लीनियर कोरिलेशन भी कहते हैं। अब सिंपल और मल्टीपल कोरिलेशन का मतलब क्या है? सिंपल कोरिलेशन का मतलब है कि जब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताया जाए तो वो सिंपल कोरिलेशन है, और दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में अगर रिलेशनशिप बताया जा रहा है, 2+ वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताया जा रहा है, तो वो मल्टीपल कोरिलेशन है। फॉर एग्जांपल, हमने कहा कि प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गई, तो ये दो वेरिएबल है। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्राइस के साथ साथ डिमांड, टेस्ट, प्रेफरेंस, इनकम, इन वेरिएबल्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं कि इस वजह से डिमांड में चेंज आया है, तो दो से ज्यादा वेरिएबल में अगर चेंज आ रहा है तो वो मल्टीपल है, और दो वेरिएबल का अगर बता रहा है तो वो क्या है, सिंपल कोरिलेशन। ओके, नाउ अब हम टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के बाद समझते हैं व्हाट इज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन का क्या मतलब है? यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। एक तो होता है परफेक्ट कोरिलेशन, ठीक है, एक होता है जीरो कोरिलेशन और एक होता है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। सबसे पहले डिग्री ऑफ कोरिलेशन हम देखते हैं। यहाँ से ध्यान से समझ लेना, इसे याद कर लेना। डिग्री ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले अगर हम परफेक्ट कोरिलेशन की बात करें तो परफेक्ट कोरिलेशन आपका पॉजिटिव है तो +1, नेगेटिव है तो -1। अगर वेरी हाई कोरिलेशन है, अगर वेरी हाई कोरिलेशन है तो इसका मतलब क्या है कि वो किसके बीच में है, बिटवीन +0.75 एंड +1 के बीच में, और नेगेटिव है तो वही बिटवीन -0.75 से लेके -1 के बीच में, वेरी हाई कोरिलेशन। मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होगा हमारा, बिटवीन +0.25 से लेके +0.75 तक, और ये मतलब ये पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव, -0.25 से लेके -0.75 तक, ये हो गया मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर हम लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन हमारा क्या होगा, बिटवीन 0 से लेके +0.25 तक, और यहाँ पे बिटवीन नेगेटिव है ना तो 0 से लेके -0.25 तक। अगर कहे कि 0 डिग्री ऑफ कोरिलेशन है तो इसका मतलब क्या है, 0, सिंपल सी बात है। तो परफेक्ट कोरिलेशन कब एग्जिस्ट करता है दो वेरिएबल्स के बीच में, कि जब एक एग्जैक्टली इक्वल प्रोपोर्शन में क्या हो, चेंज हो। तो परफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, परफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, अब अगर हम डायग्राम में देखें इन चीजों को, तो डायग्राम आपको गिवन हो सकता है, और डायग्राम से आपको ये बताना है कि ये परफेक्ट पॉजिटिव है, हाई पॉजिटिव है, लो पॉजिटिव है, नो कोरिलेशन है, क्या है। तो अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो सबसे पहले आप बताओगे कि ये परफेक्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट नेगेटिव है। पहले आप खुद सोचना, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ और आपको ये खुद सोचना है कि ये किस तरीके का डायग्राम है। हाई पॉजिटिव, ये देखना, और उसके बाद ये सेकंड है और ये थर्ड। ओके, नाउ फोर्थ डायग्राम आपका, ये फोर्थ है। फिफ्थ डायग्राम आपका, फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, और दिस इज सेवंथ। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा पर्टिकुलर डायग्राम किसे शो करता है। तो सबसे पहले अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो ये हमें क्या शो कर रहा है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को शो कर रहा है। परफेक्ट पॉजिटिव है ना, एक्स और वाई में रिलेशन। ये क्या है, पॉजिटिव तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पे भी कोरिलेशन तो दिख रहा है कि हाँ इनमें पॉजिटिव कोरिलेशन है, बट ये दूर दूर है ना ये सारे, तो हम ये कहेंगे ये है तो सही बट लो पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब यहाँ पे आपको एक्स और वाई में कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा, तो ये क्या है, ये आपको क्या शो करता है, नो कोरिलेशन। यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव है बट
लो नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है बट हाई नेगेटिव है, और यहाँ पे परफेक्ट नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर डायग्राम आएगा तो आपका यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ कोरिलेशन कि क्या क्या मेथड्स जो है, यहाँ से फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है तो हम मेथड्स डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा मेथड होता है, स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। दूसरा हमारे पास कौन सा मेथड है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और तीसरा हमारा मेथड क्या है, स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड, स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड। तो तीन तरीके के हमारे मेथड हैं जो जिसे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम स्कैटर डायग्राम की बात करें तो स्कैटर डायग्राम हमें सिर्फ एक ग्राफिकल मेजर देता है जिससे हम जो है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डिग्री क्या है दो वेरिएबल्स के बीच में ये बता सकते हैं। डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है और डिग्री क्या है, दो वेरिएबल्स के बीच में ये हम बता सकते हैं। हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे और उसके बाद हम उन पॉइंट्स के थ्रू ये असेस करने की कोशिश करेंगे कि परफेक्ट पॉजिटिव है या फिर परफेक्ट नेगेटिव है। सिंपल सी बात है, अगर दो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर हमारे दो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है तो हमारा डायग्राम क्या होगा, हमारा डायग्राम सिंपल ये होगा, सिंपल ये होगा। और अगर हमारे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, अगर हमारा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है तो क्या शो करेगा, तो हमारा डायग्राम सिंपल सा क्या होगा, y और s का ये डायग्राम होगा। ठीक है, x एंड y का। ओके, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है। तीसरा, अगर हमारा हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है तो हमारा डायग्राम कैसे होगा, जैसा मैंने अभी बताया। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन है, ये हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब हमारा जो कोरिलेशन है वो 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, और नेगेटिव कोरिलेशन है तो -1 से 0 के बीच में हमारा जो है वो कोरिलेशन है। ओके, ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ, हाई पॉजिटिव डिग्री ऑफ कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, और नो कोरिलेशन हमने देख ही लिया कि अगर हमारा डायग्राम इस तरीके से है तो ये हमारा किसको शो करता है, नो कोरिलेशन को शो करता है। क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया, स्कैटर्ड डायग्राम। उसके बाद अगर हम कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की अगर हम बात करें तो कार्ल पियर्सन्स का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला हमारा क्या है, R is equal to summation xy upon n x and y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सीरीज, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सीरीज, और ये हम स्मॉल x कैसे करेंगे, x माइनस x मीन, और y का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल y का y माइनस y बार। ओके, और ये r क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। ये पर्टिकुलर जो है वो क्वेश्चन आता है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने का। ओके, नाउ एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मेन चीज आपको याद क्या करनी है कि ये इफेक्ट होता है कार्ल पियर्सन। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें ही बता रही हूँ जो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, नाउ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अफेक्टेड होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। अगर एक्सट्रीम वैल्यूज हैं हमारे डाटा में तो उससे जो है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट जो है वो इफेक्ट होगा। ओके, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ऑब्वियसली हमें स्टैंडर्ड डेविएशन x बार सब कुछ निकालना पड़ेगा, और ये स्टडी करता है सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में, नॉन लीनियर रिलेशनशिप ये नहीं बताता, मतलब क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप ये नहीं बताएगा। इट फेल्स टू स्टडी अबाउट दी नॉन लीनियर, सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि लीनियर क्या है। दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल, मतलब प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों से क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये ध्यान रखना। ओके, नाउ अच्छा एक चीज और बतानी थी, प्रॉपर्टीज जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वो क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बता ही देती हूँ, उसके बाद हम रैंक कोरिलेशन करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट,
मुझे हर पॉइंट पे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज आपकी ना मिस ना हो जाए, इसलिए पता नहीं क्यों अगर कुछ भी ध्यान आता है तो मुझे लगता है बता देना चाहिए वहीं की वहीं। कोई बात नहीं। नाउ सबसे पहले प्रॉपर्टी में क्या है, ये एक प्योर नंबर है। यहाँ पे किसकी बात होती है, प्योर नंबर की। दूसरी चीज क्या है, ये इंडिकेट करता है रिलेशनशिप, या तो रिलेशनशिप है, इंडिकेट करता है रिलेशनशिप, या तो रिलेशनशिप है या फिर इनके बीच में एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप नहीं है। इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू लाई करती है -1 से +1 के बीच में। ओके, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट है ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ओरिजिन और स्केल दोनों से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ओके, क्लियर है। और क्या चीज हो सकती है, दूसरी चीज, एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं, जैसे हमने x और y लिए हैं, ये नहीं, ये चीज नहीं, एक चीज और इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ। जैसे अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारी एक इक्वेशन है ax + by + a कांस्टेंट = 0, तो अगर यहाँ पे इफ a आपका -1 है और b आपका प्लस में है, अगर a माइनस में है और b आपका प्लस में है, तो जो आपका r होगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। मतलब अगर अपोजिट साइन है तो ये आपको क्या शो करेगा, पॉजिटिव। अगर आपका a -1 है मान के चलो, और b भी आपका क्या है, -1 है, तो r भी आपके क्या आएंगे, -1। ठीक है। अगर आपके साइन अपोजिट हैं, अगर आपके साइन अपोजिट हैं तो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आपके साइन सेम है, सेम का मतलब क्या है कि दोनों नेगेटिव है या फिर दोनों पॉजिटिव है, तो उस केस में जो आपका ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। ये चीज ध्यान रखना। ओके, क्लियर है। मतलब सिंपल सी बात। और अगर हम एक्स वाई की बात करें तो एक्स और वाई पॉजिटिव, अगर -x है -y है तो क्या होगा, पॉजिटिव। -x है +y है तो क्या होगा, नेगेटिव। अगर +x और -y है तो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। वही सेम चीज जो मैंने यहाँ पे बताई है। ठीक है, x और y के लिए भी मैंने बता दी है। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे ही पता है कि एग्जाम है और अभी इतना डिटेल में करने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं उतनी चीजें तो बिल्कुल रेलिवेंटली आपको बता रही हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन, स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन का क्या फॉर्मूला है, तो सिंपल सा है इसका फॉर्मूला कि हमें रैंक कोरिलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आर के, रैंक कोरिलेशन के 1 - 6 समीशन d² डिवाइडेड बाय n³ - n। ठीक है, आर के मतलब सिंपल कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। अब ये जो डी है ना, इस डी का मतलब होता है जो रैंक में डिफरेंसेस हैं, मतलब R1 - R2 जो रैंक में आपका डिफरेंस है। उसके बाद d² क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसका R1 - R2 का क्या कर देंगे, R1 - R2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और n का मतलब तो सिंपल है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। n का मतलब सिंपल है और वो क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल, इजी टू कैलकुलेट है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अगर वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू है बिफोर द चेंज, तो हमें प्लस माइनस और इक्वल टू साइंस लगाने हैं टू इंडिकेट द डेविएशन, कि हमारा डाटा कितना डेविएट जो है वो कर रहा है। ठीक है, अगर वो सेम डायरेक्शन में वेरिएबल के साइंस चेंज हो रहे हैं तो हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे दोनों वेरिएबल के लिए, और नेगेटिव एक में साइन चेंज हो रहे हैं तो भी हम जो है वही सेम चीज जो मैंने ऊपर कही थी, अब मैं दोबारा तो इसको क्या ही बताऊंगी, वही सेम बात है कि जब हमारी वैल्यू ऑफ वेरिएबल चेंज हो रही है किसमें, सेम डायरेक्शन में, वैल्यू ऑफ वेरिएबल हमारे सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, मतलब जब हमारे पास पॉजिटिव साइन है फॉर बोथ द वेरिएबल्स या नेगेटिव साइन है फॉर बोथ द वेरिएबल्स या फिर इक्वल साइन है, तो हम डेविएशंस को जो है वो देखेंगे। जो भी हमारे डेविएशन आ रहे हैं सेम इस तरीके से हम डेविएशंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब कुछ फॉर्मूला होगा जो यूज करेंगे किसके लिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो r, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, r प्लस माइनस 2c - n डिवाइडेड बाय n। ठीक है, मतलब
सी का मतलब क्या है कि हमारे नंबर ऑफ पेयर्स क्या है, नंबर ऑफ, डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ पेयर्स क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। डेविएट का मतलब है कि हमारा डाटा जो है वो ओरिजिनल वैल्यू से कितना डेविएटेड है। ओके, सी का मतलब क्या, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, और एन का मतलब है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेविएशन, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेविएशन हमारे कितने हैं, और आर का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन। अगर मान के चलो 2c माइनस एन आपने कैलकुलेट किया और वो आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर जो है, स्क्वायर रूट के अंदर, और स्क्वायर रूट के बाहर जो है तो भी पॉजिटिव साइन लेंगे। अगर हमारा 2c माइनस एन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव के केस में हम स्क्वायर रूट के इनसाइड भी नेगेटिव लेंगे और आउटसाइड भी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ये ध्यान रखना। ओके, नाउ हाँ यस, अच्छा एक चीज और, कार्ल पियर्सन हम किस में यूज करेंगे, कार्ल पियर्सन हम यूज करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, और जो आपका स्पियर्समैन है ना, स्पियर्समैन यूज नहीं होगा जब आपकी एन की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन 30 है, तब आप स्पियर्समैन यूज नहीं करेंगे। अगर एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, जैसे हमने अभी इसके लिए बोला कार्ल पियर्सन के लिए कि ये क्या करता है, यहाँ पे हमने एक्सट्रीम वैल्यूज के बारे में मैंने आपको बताया था ना शायद, इफेक्ट होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, इफेक्ट होता है हमारा कार्ल पियर्सन। लेकिन अगर हम इसकी बात करें रैंक कोरिलेशन की, तो अगर रैंक एक्सट्रीम वैल्यूज हैं तो बेस्ट जो रिलेशन है, बेस्ट कोरिलेशन या बेस्ट रिजल्ट की अगर हम बात करें तो वो हमें कौन देगा, रैंक कोरिलेशन हमें बेस्ट देगा। ओके, ध्यान रखना ये चीज, मतलब कि अगर एक्सट्रीम वैल्यूज हैं हमारी तो वो तो इफेक्ट होती हैं किसमें, हमारे कार्ल पियर्सन में। और अगर हमें क्वेश्चन में एक्सट्रीम वैल्यू दी गई है और आपसे पूछा जाए कि आपको बेस्ट रिजल्ट जो है, बेस्ट रिजल्ट्स जो है वो कौन दे सकता है, तो ध्यान रखना वो हमें किससे मिलेंगे, रैंक कोरिलेशन मेथड को यूज करके हमें क्या मिलेंगे, बेस्ट रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। ओके ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमें और क्या देखना है, और क्या करना है हमें, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें, शायद मैंने ये बताया भी था या पता नहीं, आर स्क्वायर मतलब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो आर स्क्वायर हमारा कैलकुलेट होता है एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल सम ऑफ स्क्वायर मतलब एक्सप्लेन्ड वेरिएंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस। ठीक है, क्लियर है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। लेकिन अगर पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, अगर ये पूछ लिया जाए कि इसका फॉर्मूला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, तो के स्क्वायर, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अनएक्सप्लेन्ड, मतलब सीधी सी बात है, अनएक्सप्लेन्ड का मतलब क्या है हमारा, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर, नॉन डिटर्मिनेशन के लिए रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर, या फिर के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर। ओके, या फिर 1 माइनस वही ESS अपॉन TSS। ओके, क्लियर है। अच्छा, आर स्क्वायर बेटर है या आर स्क्वायर है, दोनों में से कौन सा हमारे लिए क्या होता है, बेटर होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन या सिंपल हमारा कोफिशिएंट। तो मतलब अगर मैं आपको बताऊं फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये पूछा जाए कि आर स्क्वायर बेटर है क्या, बेटर है क्या आर से, तो उस केस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आर गिवन है 0.5, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि 50% जो वेरिएशन है डिपेंडेंट वेरिएबल में जो 50% वेरिएशन है वो किसकी वजह से आई है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आई है। लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, इस वैल्यू का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, आर स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। और 0.25 हमें ये करेक्टली बता सकता है कि 25% जो वेरिएशन है डिपेंडेंट वेरिएबल में वो एक्सप्लेन कौन कर रहा है, वो एक्सप्लेन कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है, क्लियर है।
तो ये जो हमारा बेटर नेचर ऑफ स्क्वायर है रादर देन दिस आर। ओके, अब हम बात करते हैं, कोरिलेशन हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं रिग्रेशन की। अब हम किसकी बात करेंगे? रिग्रेशन की। कोरिलेशन में इतना ही आपके लिए क्या था, इंपॉर्टेंट था। रिग्रेशन हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है, इट जस्ट टेल्स अबाउट वी आर गेटिंग बैक टू एवरेज वैल्यू। हम किसके पास जा रहे हैं? हम एवरेज वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। रिग्रेशन लाइन जो सबसे पहले यूज की थी, क्वेश्चन आ चुका है, किसने की थी? गैल्टन ने। ठीक है, गैल्टन नाम ध्यान रखना। इन्होंने डिस्क्राइब किया था अपनी फाइंडिंग्स में कि जो हाइट होती है पर्सन की, वो डिपेंड करती है एवरेज हाइट उस पर्टिकुलर रेस की, जिस रेस से वो बिलोंग करता है, उस रेस की क्या है। तो गैल्टन ने क्या बोला था? लाइन ऑफ एवरेज रिलेशनशिप या लाइन ऑफ रिग्रेशन उसे बोला था। अब रिग्रेशन लाइन जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो रिग्रेशन लाइन हमें बताती है बेस्ट एस्टिमेट्स एक वेरिएबल का फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बताऊं बेस्ट एस्टिमेट्स फॉर y फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x, कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू a प्लस बीटा x। सिंपल सी ये बात है। a और b हमारे क्या है? a और b ये हमारे क्या है? ये हमारे कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, a हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट होगा y एक्सिस का, और b हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा? b हमें रिप्रेजेंट करेगा स्लोप कोफिशिएंट या फिर कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के ऊपर। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें b, तो वो कॉमनली रिप्रेजेंट होता है b y x से, मतलब रिग्रेशन लाइन है x ऑन y है। अगर मान लो कि हमें बोला गया x ऑन y, ये तो क्या थी? गिवन वैल्यू फॉर y ऑन x। अगर x ऑन y बोल दिया तो इसका मतलब क्या है? x इज इक्वल टू a प्लस बीटा y। सिंपल है। अगर हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है, जैसे हमें निकालना है y ऑन x, फॉर्मूला आता है इस पे डायरेक्टली, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है y ऑन x, तो हम कैसे निकालेंगे? बीटा y x इज इक्वल टू कोवेरिएंस x y डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, डिवाइडेड बाय दिस। ओके, या फिर दूसरे तरीके से क्या फॉर्मूला है हमारा? समीशन ऑफ x माइनस x बार y माइनस y बार डिवाइडेड बाय समीशन x माइनस x बार का स्क्वायर। ओके, अगर हमें x ऑन y निकालना है तो सिंपल सा मतलब क्या है? वही कोवेरिएंस x और y का डिवाइडेड बाय x ऑन y है ना, तो नीचे क्या आएगा? y आएगा। ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आएगा? x आएगा। ये छोटी छोटी गलतियां ही हमारे फॉर्मूले जो है वो गलत करा सकते हो। सिंपल मैचअप में आ जाएगा ये डायरेक्टली फॉर्मूला। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखना कि अगर x है और इस तरीके से फॉर्मूला लगाया तो हम नीचे क्या लिखेंगे? समीशन x माइनस x बार। अगर हमें x ऑन y पूछा है, तो हम क्या लेंगे? y माइनस y बार लेंगे। ठीक है, और ऊपर तो आपका सेम रहेगा, समीशन x माइनस x बार और y माइनस y बार। ये ध्यान रखना। ओके, और एक चीज और, अगर हमारे एक चीज मुझे यहाँ पे और बतानी थी, साइन अगर है हमारे, अगर हमारा एक नेगेटिव है तो सारे नेगेटिव होंगे, ये ध्यान रखना। अगर हमारा एक भी नेगेटिव है, जैसे मान लो कि कोवेरिएंस एक्स वाई या फिर बीटा वाई एक्स या फिर बीटा एक्स वाई, अगर हमारा एक भी नेगेटिव है तो हमारी सारी वैल्यूज क्या आएंगी? नेगेटिव आएंगी, और वाइस वर्सा, अगर एक भी पॉजिटिव है तो फिर सारी वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। ध्यान रखना। इंडिपेंडेंट ऑफ, अब रिग्रेशन क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजिन है। ऑरिजिन से क्या है? ये इंडिपेंडेंट है, बट नॉट ऑन स्केल। ध्यान रखना, वो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजिन और स्केल दोनों था, लेकिन ये रिग्रेशन आपका ऑरिजिन से इंडिपेंडेंट है बट स्केल से, मल्टीप्लाई डिवाइड से नहीं है, तो मतलब उसका इफेक्ट जो है वो पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, ये चीज और ध्यान रखनी है। अब जो ये r है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इससे तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी आता है, अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ठीक है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो सिंपल क्या हो जाएगा? बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ओके, ध्यान रखने वाली बात है कि साइन सबके सेम होंगे, चाहे r हो, चाहे बी एक्स वाई हो, चाहे बी वाई एक्स हो,
साइंस आर सेम, साइन विल बी सेम फॉर ऑल, सबके लिए साइन जो होंगे सेम होंगे। अगर एक पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव, एक नेगेटिव है तो सारे नेगेटिव, ध्यान रखना। दूसरी चीज एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर एक वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा क्या होगा, लेस देन 1। मतलब बी एक्स वाई अगर ग्रेटर देन 1 है तो बी वाई एक्स हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ये रेस्ट्रिक्शन है और ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आर स्क्वायर कभी भी अगर हम आर स्क्वायर करें देन इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, वो ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। इसलिए अगर एक ज्यादा है तो दूसरा हमेशा कम होगा, ध्यान रखना, ठीक है इस चीज को। और एक और पॉइंट है यहाँ पे, अगर हम एवरेज निकाले, मॉड्यूलस लगा के वैल्यू निकाले रिग्रेशन कोफिशिएंट की, तो वो ग्रेटर देन होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट की मॉड्यूलस वैल्यू से। मतलब अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए बी एक्स वाई मॉडुलस लगा दिया, मतलब प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं है, अगर बी वाई एक्स मॉडुलस लगा दिया अपॉन 2, वो हमेशा ग्रेटर देन होगा किसके, कोरिलेशन कोफिशिएंट के, ठीक है। अगर उस पर भी मॉडुलस है तो वो हमेशा ग्रेटर देन होगा किसके, कोरिलेशन कोफिशिएंट के। और एक और पॉइंट मैंने और क्या बताया था कि रिग्रेशन कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन है बट स्केल नहीं है। अगर r 0 है तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स वो भी क्या होंगे, अगर मेरी r की वैल्यू 0 है तो सिंपल सा मतलब है कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स भी क्या होंगे, 0 होंगे, ऑब्वियसली, है ना। क्लियर है, कोई भी किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, ओके। मेरे हिसाब से सही है। आर स्क्वायर, जो एक चीज और बता देती हूँ, चलो बताते बताते ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्या ये बता दो, कहीं कहीं से क्वेश्चन यहाँ से ना आ जाए, वहां से ना आ जाए, ये ना रह जाए, वो ना रह जाए। आर स्क्वायर्ड, आर स्क्वायर्ड हमने कैसे निकाला, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमेशा लाई करेगी 0 एंड 100% के बीच में। 0 क्या इंडिकेट करेगा, 0 ये इंडिकेट करेगा कि मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है कि कोई भी वेरिएबिलिटी कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं है अराउंड इट्स मीन, इसके मीन के अराउंड कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है। 100% आपको ये इंडिकेट करेगा कि ये जो मॉडल है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जितनी भी वेरिएबिलिटी है रिस्पॉन्स डाटा की वो किसके अराउंड है, वो किसके अराउंड है, मीन के अराउंड ही है। और जनरली जितना हमारा आर स्क्वायर जितना ज्यादा होगा, जितना हमारा आर स्क्वायर जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारे मॉडल के लिए वो बेस्ट फिट है, उतना ही हमारे मॉडल के लिए वो क्या होगा, बेटर होगा। इसका मतलब क्या है कि ये मॉडल हमारे डाटा के हिसाब से जो है वो ज्यादा फिट है, जितना हमारा आर स्क्वायर आएगा। ध्यान रखना इस चीज को, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। क्लियर है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन यहाँ से अब आपका रहना नहीं चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड टेक केयर, बाय बाय। सारी चीजें नोट कर लेना और रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले, ओके। Thank you very much everyone. Take care and bye bye.